A very good day to everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy, engaged in teaching DT/IDT of the CA Final and GST for CA Inter. Now we are going to start with the last part of supply chapter, जिसमें सिर्फ clarifications और बहुत प्यारे clarifications हैं जो आपको भी लगेगा कि यार अगर सोचना है तो इस लेवल तक सोचना चाहिए. So coming to the clarifications, easy है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है. तो हमने सबसे पहले किया था शेड्यूल नंबर 1. रिमेंबर, शेड्यूल नंबर 1 में आपको याद होगा पैराग्राफ नंबर 3 था. शेड्यूल नंबर 1 का पैराग्राफ नंबर 3 कहता है कि अगर आप सप्लाई करते हो गुड्स, किसको सप्लाई करते हो गुड्स? प्रिंसिपल अपने एजेंट को देता है और एजेंट अपने प्रिंसिपल को क्या देता है? गुड्स देता है. तो अगर ये सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है, अगर ये ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स विदाउट कंसिडरेशन प्रिंसिपल एजेंट को देता है, एजेंट अपने प्रिंसिपल को देता है, तो विदाउट कंसिडरेशन हुआ ये ट्रांजैक्शन आपका सप्लाई माना जाएगा. क्या ये आपको याद है? क्या तुम्हें याद है? बोलो. यस मैम, याद है. इसके बाद मैम क्या सारे जमाने के एजेंट यहाँ पे कवर होते हैं? नहीं, यहाँ पे सारे जमाने के एजेंट कवर नहीं होते हैं. प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप वही होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन वही होगा जहां पे आपने एजेंट को अलाउ किया है कि वो खुद अपने नाम पे इनवॉइस बना के प्रिंसिपल के द्वारा भेजे गए गुड्स को क्या कर सकता है? सेल कर सकता है. प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स भेजे, एजेंट के पास बिल्कुल ये राइट है कि एजेंट क्या करेगा? उन गुड्स को अपने नाम पे क्या करेगा? बिल बनाएगा और बेच सकता है. फॉर एग्जाम्पल लोटस, फॉर एग्जाम्पल मैबलिन. ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में क्या होता है? एजेंट के पास सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं और एजेंट अपने शॉप का नाम लिख के ही तो वो गुड्स को बेचता है. आप ये क्यों समझा रहे हो? क्योंकि सबसे पहले जब हम बात करते हैं शेड्यूल 1 की, जब हम किसकी बात करते हैं? शेड्यूल 1 की पैराग्राफ नंबर 3 की. ये कहता है कि कौन सा एजेंट कवर होगा? वही एजेंट प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में आएगा अगर एजेंट को आपने राइट दिया है कि वो अपने नाम पे क्या कर सकता है? इनवॉइस बना के गुड्स को फर्दर सप्लाई कर सकता है. आई होप ये पहला पॉइंट क्लियर है. लेकिन मैम ऐसा क्यों? क्योंकि भले ही प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स सप्लाई कर दिए हैं, भले ही प्रिंसिपल ने क्या किया है? एजेंट को गुड्स सप्लाई किए हैं, लेकिन ये जो एजेंट अपने नाम पे भले ही प्रिंसिपल के क्या कर रहा है? गुड्स बेच रहा है. एजेंट क्या कर रहा है? अपने ही नाम पे क्या कर रहा है? प्रिंसिपल की गुड्स क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है. फिर भी पता है क्या होगा? फिर भी जो टर्नओवर होगा वो किसके नाम पे माना जाएगा? टर्नओवर है, वो टर्नओवर माना जाएगा कि प्रिंसिपल का ही हुआ है. वो क्या माना जाएगा कि वो टर्नओवर किसका हुआ है? वो टर्नओवर हुआ है आपके प्रिंसिपल का, ऐसा माना जाता है. तो सबसे पहले एजेंट ने सप्लाई किया, अपने नाम पे बिल लिख के सप्लाई किया, लेकिन ये टर्नओवर फिर भी किसका रहेगा? प्रिंसिपल का रहेगा. क्या यहां तक बात समझ में? मैम ये बताने की अभी जरूरत क्या थी? ये वाला जो आप पार्ट बता रहे हो कहीं ना कहीं ये रजिस्ट्रेशन में आना चाहिए था, क्योंकि अब आपको समझना होगा. ये तो हो गया एजेंट कौन होता है शेड्यूल नंबर 1 के लिए. शेड्यूल 1 के पैराग्राफ 3 के लिए वही एजेंट है जिसको आपने अलाउ किया है कि अपने नाम पे इनवॉइस बना और प्रिंसिपल की गुड्स सेल कर. अगर हम किसी को इनवॉइस बनाने की इजाजत नहीं दी जाती खुद के नाम पे, उसे सप्लायर के नाम पे ही क्या करना होता है? गुड्स का, जब भी वो गुड्स सेल करेगा उसे सप्लायर का ही नाम लिखना होता है, या फिर सप्लायर खुद बिल इशू करता है. तो ऐसे केस में वो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन नहीं है, वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस होता है. थोड़ा सा लिख के समझाएं, बिल्कुल जरूरत तो पड़ रही है. मैम आपने बोला कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, आपने समझाया था क्या? शेड्यूल नंबर 1. शेड्यूल नंबर 1 का पैराग्राफ नंबर 3, शेड्यूल 1, इसका आपने समझाया पैरा नंबर 3, जिसमें बात की है अगर प्रिंसिपल अपने एजेंट को या एजेंट अपने प्रिंसिपल को क्या करता है? प्रिंसिपल अपने एजेंट को और एजेंट अपने प्रिंसिपल को क्या देता है? गुड्स. कैसे देता है? मैम कंसिडरेशन है क्या? नो, कोई कंसिडरेशन नहीं. तो मैम इसको हम मानते हैं क्या? सप्लाई. इसको तो हम क्या मान लेंगे? मैम ये सप्लाई है. बात आ गई समझ में? लेकिन मैम ये समझ नहीं आया ये प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप का क्राइटेरिया क्या होगा? कब बोलेंगे कि ये दोनों प्रिंसिपल एजेंट है?
तभी बोलेंगे प्रिंसिपल एजेंट है जब प्रिंसिपल ने हमारे एजेंट को ये राइट दिया है कि भाई जब भी मेरे द्वारा मैंने जो गुड्स भेजे हैं अगर तुम उसे सेल करना चाहते हो तो अपने नाम पे, खुद के नाम पे इनवॉइस बना के तुम सेल कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये राइट नहीं दिया है तो फिर ये प्रिंसिपल एजेंट नहीं है, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल बेसिस का काम चल रहा है। मतलब ये इसका काम है सिर्फ गुड्स भेजना, ये अपने एंड पे गुड्स बेचेगा। ये क्या करेगा, अपने एंड पे गुड्स बेचेगा। यहाँ पे फिर क्या है, अगर आपने खुद के नाम पे उसको बोला है कि नहीं तो अपने नाम पे मेरे गुड्स अपने नाम पे नहीं बेच सकता, तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल एजेंट नहीं हो सकते। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, ये तो हो गई नॉर्मल कहानी एजेंट की। अब एजेंट में भी एक टाइप आता है, एक होता है मेरा नॉर्मल एजेंट, एक होता है मेरा डेल क्रेडर एजेंट। मैम ये नॉर्मल एजेंट कौन है और डेल क्रेडर एजेंट कौन है? डेल क्रेडर एजेंट पेमेंट की गारंटी लेता है। पेमेंट गारंटी कौन लेता है? डेल क्रेडर एजेंट। एक नॉर्मल एजेंट पेमेंट गारंटी नहीं लेता। डेल क्रेडर एजेंट क्या बोलता है, ये रहा मेरा एजेंट और ये रहा मेरा कस्टमर। अगर इस कस्टमर ने हमारे प्रिंसिपल को पेमेंट नहीं किया, इस कस्टमर ने अगर हमारे प्रिंसिपल को जाके पेमेंट नहीं किया, तो ये डेल क्रेडर एजेंट बोलता है प्रिंसिपल तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें तो पेमेंट मिलेगा। अब कैसे मिलेगा समझो मेरी बात। बोलता है या तो मैं इसको जाके क्या दे दूंगा, लोन, और कहूंगा जाके पेमेंट करके आ प्रिंसिपल को, और मैं इससे क्या रिकवर कर लूंगा, इंटरेस्ट रिकवर कर लूंगा। या तो मैं ही डायरेक्टली तुमको पैसा दे दूंगा और इससे क्या कर लूंगा, इसका जो भी इंटरेस्ट वगैरह है वो क्या करूंगा, रिकवर करूंगा। मतलब प्रिंसिपल तुमको चिंता करने की जरूरत है, तुमको तो एनीहाउ पैसा मिल ही रहा है। तो ये डेल क्रेडर एजेंट क्या करता है, पेमेंट की गारंटी देता है। डेल क्रेडर एजेंट क्या करता है, पेमेंट की गारंटी देता है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई आपको? अब हम डेल क्रेडर एजेंट पेमेंट की गारंटी देता है, ये कहाँ लिखा है? तो ये क्लैरिफिकेशन पे आ गए हम। डेल क्रेडर एजेंट, डेल क्रेडर एजेंट का मतलब क्या है, जो पेमेंट गारंटी देता है सप्लायर को। अगर बायर ने पेमेंट नहीं किया तो या तो ये क्या करेगा, बायर अगर फेल टू मेक द पेमेंट, ड्यू डेट पे अगर पेमेंट नहीं किया तो ये क्या करेगा, या तो क्या करेगा सीधे जाके पेमेंट कर देगा किसको, सप्लायर को, या फिर बायर को क्या करेगा, लोन देगा और बायर से इंटरेस्ट क्या करेगा, ये रिकवर करेगा। यही पूरी कहानी यहाँ पे क्या करके रखिए, लिख के रखिए। अब प्रॉब्लम क्या है मैम? ठीक है, अगर ऐसा है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत सुनो, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले मुझे ये समझना है, ये जो मेरा डेल क्रेडर एजेंट है, इसने ये जो सप्लाई किया, किस चीज का सप्लाई किया? यहाँ पे मैम इसने सप्लाई ऑफ सर्विस किया। कहाँ, मतलब कैसे? लोन देना इज सप्लाई ऑफ सर्विस। राइट टू यूज मनी, जिसके बदले में ये इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तुम्हें याद होना चाहिए हम कर चुके हैं, ये तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। और मैम जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कुछ नहीं कर रहा, प्रिंसिपल अपना गुड सप्लाई कर रहा है। तो मैम यहाँ तो 2 सप्लाई हो गए, एक हो गया सप्लाई ऑफ गुड्स, एक हो गया मैम सप्लाई ऑफ सर्विस। हमारा कहना ये है कि चलो प्रिंसिपल का जो सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये जो सप्लाई ऑफ सर्विस डेल क्रेडर एजेंट कर रहा है, क्या ये प्रिंसिपल के टर्नओवर में काउंट होगा या फिर ये इंडिविजुअली इस एजेंट के ही टर्नओवर में काउंट होना है? किसके टर्नओवर में मैम आप इसको काउंट करोगे? तो समझो मेरी बात, अगर ये डेल क्रेडर एजेंट को हमने अलाउ किया है कि भाई तू अपने नाम पे इनवॉइस बना सकता है, तो ये मेरा एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप स्टेब्लिश हुआ। तो ये जो सप्लाई ऑफ सर्विस है, इसकी वैल्यू भी मेरे प्रिंसिपल के ही टर्नओवर में काउंट होगी। मतलब प्रिंसिपल जो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, उसी में ये वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस भी इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन अगर डेल क्रेडर एजेंट को खुद के नाम पे इनवॉइस बनाने को आपने हाँ नहीं किया, तो ये प्रिंसिपल टर्नओवर हो गए। मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्नओवर तो प्रिंसिपल काउंट करेगा, और जो ये सर्विसेज सप्लाई कर रहा है डेल क्रेडर एजेंट, इसका टर्नओवर डेल क्रेडर एजेंट ही काउंट करेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो टर्नओवर हो गए अलग। लेकिन मैम
ये हो गया क्लैरिफिकेशन के अंदर का क्वेश्चन कि ये जो सप्लाई ऑफ सर्विस है वो कहाँ काउंट होगा। फिर दूसरा, मैम जो ये इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है डेल क्रेडिट एजेंट, ये क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में काउंट होगा ये इंटरेस्ट? क्या ये वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में इंटरेस्ट काउंट होगा? तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है इन शॉर्ट टर्म लोन के लिए, डेल क्रेडिट एजेंट क्या करेगा, पेमेंट करेगा या तो डायरेक्ट सप्लायर को या बायर को लोन देगा, जो भी होगा इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा ना मैम, वो किससे, हमारे कस्टमर से। तो ये इंटरेस्ट जितना भी रिसीव हो रहा है क्या वो वैल्यू ऑफ गुड्स में जाएगा या अलग जाएगा? तो वही कहानी हो गई ना। अगर डेल क्रेडिट एजेंट आपका एजेंट है एज पर शेड्यूल 1 पैरा 3, तो ये जो इंटरेस्ट का पोर्शन है वो वैल्यू ऑफ गुड्स के अंदर ही काउंट होगा। ये गुड्स के रिस्पेक्ट में क्या हुआ है, हमको इंटरेस्ट रिसीव हुआ। लेकिन अगर ये डेल क्रेडिट एजेंट हमारा नॉर्मल एजेंट नहीं है, मतलब शेड्यूल 1 वाला एजेंट नहीं है, पैरा 3 वाला एजेंट नहीं है, तो फिर ये अलग से क्या होगा, इसके सप्लाई ऑफ सर्विस के पार्ट में क्या होगा, इंटरेस्ट अलग चार्ज होगा। मतलब ये उसका टर्नओवर इंटरेस्ट का जो वैल्यू है वो डेल क्रेडिट एजेंट अपने टर्नओवर में काउंट करेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो यही क्लैरिफिकेशन है। डेल क्रेडिट एजेंट का पहला क्वेश्चन क्या है, डेल क्रेडिट एजेंट क्या शेड्यूल 1 पैरा 3 में काउंट होगा? बिल्कुल होगा। अगर आप उसको उसके नाम पे इनवॉइस बनाना अलाउ करते हो तो यस वो काउंट होगा, वही हमारा एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन होगा। और अगर आप अलाउ नहीं करते तो वो हमारा एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन में नहीं आएगा। तो एजेंट देखने का क्राइटेरिया तो सेम है। फिर बोलते हैं ये जो टेम्पररी शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन लोन का हो रहा है, इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू कहाँ काउंट होगी, डेल क्रेडिट एजेंट के टर्नओवर में काउंट होगी, हाँ या नहीं? तो बोलते हैं अगर डेल क्रेडिट एजेंट को आप इनवॉइस बनाना अलाउ करते हो तो ये प्रिंसिपल के टर्नओवर में काउंट होगा, और अगर आप अलाउ नहीं करते तो ये एक इंडिपेंडेंट सप्लाई है, फिर डेल क्रेडिट एजेंट अपने टर्नओवर में इसको काउंट करेगा। फिर तीसरी बात वही आती है कि मैम ये जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है यहाँ पे, ये जो क्या है इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, ये इंटरेस्ट के वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में काउंट होगा। हम मान रहे हैं कि यहाँ पे डेल क्रेडिट एजेंट हमारा पैरा 3 वाला एजेंट है, तो अगर डेल क्रेडिट एजेंट आपका पैरा 3 वाला एजेंट है तो जो वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, हाँ वो वैल्यू ऑफ गुड्स के अंदर ही क्या होगा, काउंट होगा। तो ये क्लैरिफिकेशन था आपका डेल क्रेडिट एजेंट के लिए, और आपका टारगेट आपका यही रहेगा कि हाँ आपको इसको आज रीड करना है, उसके बाद ही नेक्स्ट क्लासेस आप देखना चालू करोगे। सप्लाई आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कल मेरा सप्लाई का रिवीजन लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। आपका काम इतना है, जितने 5 लेक्चर्स है सप्लाई के लिए, सारे लेक्चर्स अच्छे से करो, फिर एक बार रिवीजन लेक्चर देखो, और इन पूरे चीजों का आपको क्या करना है, रीडिंग करना है। उसके बाद कुछ नहीं बचता है, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने रहेंगे। डन। देन अब हम आते हैं क्लैरिफिकेशंस और भी दिए हैं, लेकिन अब क्लैरिफिकेशन किसके रिस्पेक्ट में दिया है, शेड्यूल 2 के रिस्पेक्ट में क्लैरिफिकेशन दिया है। अब शेड्यूल 2 का जो क्लैरिफिकेशन है वो किस बात के ऊपर आता है, शेड्यूल 2 का जो हमारा क्लैरिफिकेशन है वो आता है इसके ऊपर। यस, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीए इंटर लेवल के लिए। पूरा ध्यान आपका इधर होना कंपलसरी, मैंडेटरी हो गया। ये बोलते हैं मैम आपने हमें बताया था सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब कुछ तो इंटेंजिबल आपकी तरफ से जा रहा है, या राइट टू यूज जा रहा है, या तो कुछ इंटेंजिबल है या फिर क्या जा रहा है, राइट टू यूज आपकी तरफ से जा रहा है बेटा। तो मैम अगर इंटेंजिबल जाए या फिर राइट टू यूज जाए, ये सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, ये आपने बताया। अब उसी में एक इतने से पॉइंट पे बहुत सारा क्लैरिफिकेशन दिया, ध्यान से मेरी बात समझना है। क्या लिखा है, अगर आप एग्री करते हो कि आप कोई काम नहीं करोगे, रेफरेंट टू डू एन एक्ट, नहीं करेंगे हम ये काम, या आप बोल रहे हो कि मैं ये काम टॉलरेट करने के लिए रेडी हूं, कुछ हो रहा है ठीक है कर लेंगे टॉलरेट, उसके बदले में इतना पैसा चाहिए, या फिर आप कोई काम करोगे ऐसा बोल रहे हो, या तो आप कोई काम करोगे या आप कोई काम नहीं करोगे, या तो आप कोई काम करोगे या फिर कोई काम नहीं करोगे, या फिर आप कोई काम टॉलरेट करोगे, उसके बदले में अगर आप पैसा चार्ज करते हो कि ये टॉलरेट करने के लिए मैं रेडी हूं,
मेरे पास में एक स्कूल या कॉलेज खुलेगा, वो बहुत शोर होगा, पहले ही स्कूल कॉलेज वालों ने हमसे बात कर ली, हमने कहा हम इनके शोर को टॉलरेट करेंगे, हमको हर साल का यहाँ पे कितना 5 लाख रुपीस देना ये टॉलरेट करने का। ये सप्लाई ऑफ सर्विस आपने की, आप टॉलरेट कर रहे हो, सप्लाई ऑफ सर्विस है, सामने वाला आपको क्या देगा, उसका पैसा देगा। आपने कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगी, कोई ऐसा काम है जो आप बोल रहे हो कि ठीक है हम ये काम नहीं करेंगे, जैसे मुझे आईडीटी की क्लासेस खोलनी थी कहीं पे पुणे में ही, मैं पुणे में हूँ, कहीं पे मुझे आईडीटी की क्लासेस खोलनी है और मुझे बोल दिया कि प्लीज आप यहाँ पे क्लासेस नहीं खोलेंगे, उसके बदले में हम आपको 2 करोड़ रुपीस दे रहे। मैंने कहा ठीक है मैं इस एरिया में क्लासेस नहीं ओपन करूंगी, मैंने 2 करोड़ रुपीस ले लिए। मैं कोई काम नहीं करने के लिए पैसा ले रही हूं, आई एम टेकिंग द कंसिडरेशन फॉर नॉट डूइंग एन एक्ट। तो व्हेन आई एम टेकिंग द कंसिडरेशन फॉर नॉट डूइंग एन एक्ट, ये भी मैंने सर्विसेज दी है उन लोगों जिसके बदले में मुझे कंसिडरेशन मिल रहा। थर्ड, मैं कोई काम करके दे दूंगी, ठीक है आपने बोला ये काम करना है, वो काम करके दे दूंगी, एग्रीइंग टू डू एन एक्ट, वो भी क्या है, दैट इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस, कि मैं ये काम आपको छोटा सा है करके दे दूंगी, आई विल डू दिस एक्ट फॉर यू। तो ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। आप समझ रहे हो ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। अब इस सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए मिलना चाहिए आपको कंसिडरेशन। अब मैम इसमें क्या ऐसा गड़बड़ था, हमको तो समझ में आ गया कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, इसके लिए आपको क्या मिलना चाहिए था, कंसिडरेशन। लेकिन सुनो कंफ्यूजन क्या क्रिएट हुआ, मैंने किसी को बोला भाई बिल्डिंग बना के दे, ये बिल्डिंग 1 साल के अंदर रेडी हो जानी चाहिए, विद इन 1 ईयर द बिल्डिंग शुड गेट रेडी। अगर ये 1 ईयर के अंदर मेरी बिल्डिंग रेडी नहीं हुई तो मैं आपसे हर एक वीक ले लेते हैं, हर एक वीक का 1 लाख रुपीज आपसे मैं लूंगी एज ए रेसिपिएंट, मैं लूंगी क्योंकि 1 साल आपको दिए, 1 ईयर में भी आपने मेरी बिल्डिंग रेडी करके नहीं दी, तो मैं आपसे क्या लूंगी, पैसा लूंगी। मैं टॉलरेट नहीं करूंगी इस चीज को कि आप 1 साल से ज्यादा लगाओ। तो आप क्या बोलोगे, क्या इज इट टू डू एन एक्ट, इट इज टू टॉलरेट, और इट इज टू रेफरेन फ्रॉम एन एक्ट, क्या है ये। कई ऐसे एग्जाम्पल्स आपके आएंगे जब आपको लगेगा अरे ये तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, अब हमको क्या करना चाहिए, शेड्यूल 2 बोलता है सप्लाई ऑफ सर्विस कंसिडरेशन जीएसटी लगा दो। नहीं, इसी चीज को हमें एनालाइज करना है यहाँ पे आज बैठ के कि कौन सी चीज सप्लाई ऑफ सर्विस एक्चुअल में है, कौन सी चीज एक्चुअल कंसिडरेशन है, किस पे जीएसटी लगेगा, किस पे जीएसटी नहीं लगेगा। इसके सिर्फ इस बात पे बहुत सारा डिस्कशन आ गया, 30 मिनट्स एंड डिस्कशन विल बी ओवर, बट आपको समझ आएगा ये गारंटी। क्या समझ में आया कि इनको प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि कई ऐसे ट्रांजेक्शन है, मेरा ट्रांजेक्शन बिल्डिंग को लेके हुआ था, मेरा ट्रांजेक्शन, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिल्डिंग को लेके हुआ था कि बिल्डिंग बना के देना। मैंने ये सोच के कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 1 साल में ये बिल्डिंग नहीं बनाएगा तो मुझे 1 लाख रुपीज मिलना चालू होंगे, ये ऐसा कुछ तो मैंने नहीं किया था। आई डेंट एग्री फॉर टू डू एन एक्ट, आई डेंट एग्री फॉर द टॉलरेंस, या मैं ये टॉलरेट करने के लिए कि ठीक है तो 1 साल बाद बना और वो टॉलरेट करूंगी और 1-1 लाख रुपए कमाऊंगी, क्या मेरा ये एक्ट था? नहीं, आपको यहाँ पे सब्सटेंस को समझना पड़ेगा। तो चलो अब हम समझते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस को। ये टेनेंसी वाला भी हमने नहीं किया, हम लास्ट में इसको अभी ले लेंगे। आ जाते हैं हम किसके ऊपर, यस, क्लैरिफिकेशन। कई बार आपको लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी मिलती है, या तो आप लॉ को प्रोहिबिट करते, लॉ का क्या करते हो आप, प्रोविजंस ब्रेक करते हो, या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हो। बोलते देखो जो हमने अभी पढ़ा, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रेफरेन फ्रॉम एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट और डू एन एक्ट, और डू एन एक्ट, ये 3 चीजें, या तो आप कोई चीज नहीं करोगे, या तो आप चीज को टॉलरेट करने के लिए रेडी हो, या फिर आप कोई काम करने के लिए रेडी हो। अब मैं नहीं करना मतलब जैसे मैंने बताया नॉन कंपीटिंग एग्रीमेंट, कि वहां पे मैं क्या नहीं खोलूंगी, मेरी क्लासेस नहीं खोलूंगी किसी जगह पे। मैंने क्या बोला, नहीं करूंगी ये काम, कोई बात नहीं। मैंने कहा एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में एक फ्लोर पे 15 फ्लैट बन सकते, लेकिन मैं तो 10 ही बनाऊंगी वेंटिलेशन के हिसाब से। मुझे परमिशन है कि आई कैन मेक 15 फ्लैट, बट मैं 10 फ्लैट ही बनाऊंगी। क्यों 10 फ्लैट बनाऊंगी, मुझे वेंटिलेशन चाहिए, मुझे प्रॉपर स्पेस चाहिए, मुझे सनलाइट चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, नहीं करूंगी ऐसा, रेफरेंस करूँ कि मैं ये काम नहीं करूंगी, उसके बदले में मैं चार्जेस ले लूंगी एक्स्ट्रा, ऑब्वियसली अच्छी फैसिलिटी देने के चार्जेस हैं। देन
हम टॉलरेट कर रहे हैं। वही स्कूल वाला एग्जाम्पल ले लो कि हमारे आसपास के गली में कोई स्कूल है, कॉलोनी में कोई स्कूल है, हमने बोला सुबह सुबह प्रेयर होगी, हमने कहा चलेगा, खोल लेना हमारी नींद, हम टॉलरेट करेंगे, हमको इतना पैसा चाहिए उसका, ठीक है। आप कोई काम करके देंगे, कोई मशीन वगैरह सपोज कहीं पे इंस्टॉल करके देना है, आपको लिमिट पता है, आपको परमिशन भी है कि आप वो मशीन ऐसे कहीं पे इंस्टॉल करके दे सकते हैं, ठीक है, आप करके दे रहे, यू आर डूइंग एन एक्ट, करेंगे, ठीक है। तो एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, आप कोई काम करेंगे और उसका कोई ऑब्लिगेशन आया तो आप एग्री है कि हम निपट लेंगे, कुछ अगर ऐसा एक्ट करने से कुछ गड़बड़ हुई तो हम निपटने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, अगर आप ऐसा या तो टू डू एन एक्ट कर रहे हो, या फिर टॉलरेट कर रहे हो किसी चीज को, या फिर रेफरेंस कर रहे हो कि हम ये काम नहीं करेंगे, उसका एक प्रॉपर एग्रीमेंट हमें मिलना चाहिए। क्योंकि आपको जो कंसिडरेशन मिल रहा है, या तो कुछ करने के लिए मिल रहा है, या तो कुछ नहीं करने के लिए मिल रहा है, या तो कुछ करने के लिए, या कुछ नहीं करने के लिए, या टॉलरेट करने के लिए मिल रहा है, तो उस चीज का एक प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए और उस एग्रीमेंट का आपको कंसिडरेशन मिलना चाहिए। अगर उस एग्रीमेंट का कंसिडरेशन मिल रहा है तभी तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है और तभी वो कंसिडरेशन पे जीएसटी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। और ये एक एग्रीमेंट इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए कि किसी मेन परफॉर्मेंस के कारण आपको कुछ मिल गया। मैम क्या मेन परफॉर्मेंस के कारण मिल गया? मतलब बिल्डिंग बोला था ना 1 ईयर के लिए हम बनाना, मेरा कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग का था, मुझे इस फाइन एंड पेनल्टी सिर्फ मैंने लगाई है, वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। तो बोल रहे हैं जब आप टू डू एन एक्ट करते हो, टॉलरेट एन एक्ट करते हो, या फिर रेफरेंस फ्रॉम एन एक्ट करते हो, वो एक इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट से मिलना चाहिए, तब उसे सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे और वो कंसिडरेशन पे तब जाके जीएसटी लगेगी। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो, अब वही बोला है कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ये एक इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट होना चाहिए और इस इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट के रिस्पेक्ट में ही आपको कंसिडरेशन रिसीव होना चाहिए। अब इसके एग्जांपल्स वो दे रहे हैं, जैसे हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, बोला कि अगर टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो हम आपसे डैमेजेस चार्ज करेंगे, हम मतलब रिसिपिएंट। मैंने कहा बिल्डिंग 1 साल के अंदर बननी चाहिए, अगर 1 साल के अंदर बिल्डिंग नहीं बनती तो मैं तुमसे डैमेजेस लूंगी। तो ये जो डैमेजेस हैं, क्या मैं टॉलरेट कर रही हूँ यहाँ पे कि 1 साल के अंदर अगर मेरी बिल्डिंग नहीं बनती है तो 1 ईयर के बाद मुझे पर वीक 1 लाख रुपीस मिलेगा? क्या मेरा कॉन्ट्रैक्ट का कंटेक्स्ट ये था कि मुझे वो 1 लाख रुपीस चाहिए, या फिर वो 1 लाख में इसीलिए चार्ज कर रही हूँ कि आई विल नॉट टॉलरेट लेट डिलीवरी ऑफ द बिल्डिंग? ये टॉलरेट करने का एग्रीमेंट नहीं था, ये एग्रीमेंट था कि आप टॉलरेट नहीं करेंगे, यू विल नॉट टॉलरेट कि आपको लेट बिल्डिंग मिले। तो यहाँ पे वो सप्लाई ऑफ सर्विस में नहीं आ रहा है। हमने पढ़ा था यू विल टॉलरेट, हमने कहा था यू विल रेफरेंट टू डू एन एक्ट, हमने कहा था यू विल डू एन एक्ट। आप तो इसमें से कुछ भी नहीं कर रहे, आप तो क्या नहीं कर रहे, इसमें से कुछ नहीं कर रहे, आप तो उल्टा टॉलरेट ही नहीं कर रहे हो। तो ऐसी चीज पे जो आपको पैसा मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, जो आपको पैसा मिलेगा वो कंसिडरेशन है ही नहीं, क्योंकि इसके बदले में आपको कुछ मिला ही नहीं। आपने कहा था कि मैं टॉलरेट नहीं करूंगी और वो नहीं टॉलरेट करने के लिए आपको पेमेंट मिल रहा है और वो चीज शेड्यूल टू कवर ही नहीं कर रहा है। तो दिस इज नॉट अ कंसिडरेशन, सच पेमेंट डू नॉट कंस्टिट्यूट कंसिडरेशन फॉर सप्लाई। ये सप्लाई का कंसिडरेशन ही नहीं है, ये तो किसी मेन कॉन्ट्रैक्ट के कारण आपको कुछ मिल गया है। तो जब ये सप्लाई का कंसिडरेशन नहीं है तो हम इसको टैक्सेबल नहीं करते हैं। क्या ये बात समझ में? तो कंसिडरेशन सप्लाई का होना जरूरी है, जो सप्लाई कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में आपको कंसिडरेशन मिलना चाहिए। देन इसके बाद यहां पे भी कुछ एग्जांपल्स दिए, लेकिन एग्जांपल्स वही है कि आपने कोई प्रॉपर्टी बुक की, अगर आपने उस प्रॉपर्टी को डैमेज किया तो हम पैसा चार्ज करेंगे। ये है किस चीज के बारे में कि अगर आपने क्या किया, डैमेज किया हमारी प्रॉपर्टी को, तो हम टॉलरेट नहीं करेंगे आपका डैमेज करना। हम यूं बोल रहे क्या, करो करो डैमेज करो, हमको कोई दिक्कत नहीं, उसका इतना पैसा दे देना। नहीं, आपने डैमेज किया तो मुझे इतना प्रॉपर्टी का पैसा चाहिए। आपने कंस्ट्रक्शन में डिले किया तो मुझे इतना पैसा चाहिए। तो यू आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट सच थिंग्स, आप टॉलरेट नहीं करेंगे।
आपने एक बिल्डिंग बुक की, आपने एडवांस दिया, हमने कहा 2 महीने में पूरा पैसा मिल जाना चाहिए, 2 महीने में पूरा पैसा नहीं मिला तो मैं वो एडवांस फॉरफिट कर लूंगी। तो वॉज दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ बिल्डिंग की फॉरफिट करोगे एडवांस? नहीं, ये तो मिल गया आपको मेन कॉन्ट्रैक्ट के कारण। तो ये जो आपको कंसिडरेशन मिला है, ये कंसिडरेशन सप्लाई का नहीं है, तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अंडरस्टूड? बिकॉज इट इज नॉट अ सप्लाई। अगर ये सप्लाई के कारण होता तो ये कंसिडरेशन होता, और ये कंसिडरेशन होता तो इस पे क्या लगता? जीएसटी बकायदा लगता। क्या यहां तक बात ओके है? अब ऐसा ही हो सकता है रेसिपिएंट के लिए भी। रेसिपिएंट, तुम्हें हमें 10 लाख रुपए तुम जो खरीद रहे हो उसका 10 लाख का पेमेंट 2 महीने में चाहिए, नहीं दोगे तो हम तुमसे 1% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ये लिक्विडेटेड डैमेज आप रेसिपिएंट से भी चार्ज कर सकते हो। रेसिपिएंट को बोला देख ट्रेन की टिकट बुक हुई, अगर आप नहीं आए तो आपका अमाउंट रिफंड नहीं होगा। ये क्या कर रहे हो आप? लिक्विडेटेड डैमेज चार्ज कर रहे हो। कोई टूर बुक किया, आप उस इवेंट को कैंसिल करते हो तो हम पैसे वापस नहीं करेंगे। ये क्या है? सारे लिक्विडेटेड डैमेजेस ही हैं। लेकिन अब फर्क समझो। मैम, पैसेंजर ने टिकट बुक की, पैसेंजर नहीं आया, हम मतलब सप्लायर, सप्लायर ने क्या किया? वो कंसिडरेशन को फॉरफिट कर लिया। इवेंट के लिए इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज हुआ, वो इवेंट कैंसिल हो गया, लेकिन हम वो पैसा नहीं देंगे, तो कंसिडरेशन हम नहीं देंगे। ठीक है। आपने कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी लीज पे दी थी और बोला था 5 साल की लीज है, अगर इससे पहले आप लीज को कैंसिल करते हो तो आपको कुछ पेनल्टी वगैरह हमको देनी पड़ेगी। हम कौन? सप्लायर को ये पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पे पूरे केसेस में क्या हो रहा है? सप्लायर को या तो अर्ली टर्मिनेशन का पैसा है, या फोरफीचर का पैसा, या कैंसिलेशन का पैसा, ये किसको मिल रहा है? मेरे सप्लायर को मिल रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे जीएसटी लगाऊं? लगेगा। क्यों? सप्लायर जो है, सप्लायर ने सप्लाई किया और सप्लाई करने के कारण उसको कुछ पेमेंट मिला। अब ट्रेन की टिकट बुक ही सामने वाला नहीं, बस की टिकट बुक ही सामने वाला नहीं, इवेंट उनने ऑर्गेनाइज करवाया लेकिन इवेंट ही कैंसिल कर दिया, तो ऐसे केस में बोलते पैसा तो हमारे सप्लायर को मिल गया। पैसा तो प्रिंसिपल कोई कॉन्ट्रैक्ट था, वो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के साथ में ही क्या हो गया? उसको पैसा मिल गया। तो बोलते ये जो पेमेंट है, actual payment that amount to consideration for supplier subject to GST in cases where such supply is taxable। तो यहाँ पे बोलता है ये जो पेमेंट मिला है, चाहे आप इसको फाइन बोलो, पेनल्टी बोलो, ये आर द एक्चुअली पेमेंट्स दैट आर अमाउंट टू कंसिडरेशन फॉर सप्लाई। ये पेमेंट आपको सप्लाई के रीजन से ही मिले हैं। पहले रिसिपिएंट को मिल रहा था, तो रिसिपिएंट को पैसा मिले तो रिसिपिएंट ने तो सप्लाई ही नहीं किया, जो हमारे लिक्विडेटेड डैमेजेस की बात हो रही है। यहाँ पे सप्लायर को अमाउंट मिल रहा है क्योंकि सामने वाले ने या तो इवेंट कैंसिल कर दिया, या ट्रेन की टिकट बुक की आया नहीं, प्लेन की टिकट बुक की आया नहीं। तो ये रीजन क्या है? सप्लाई इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच ये पैसा उसको मिला। तो बोलते ये टैक्सेबल होगा, लेकिन ये टैक्सेबल होगा अगर आपका प्रिंसिपल सप्लाई एग्जाम था तो इसको भी एग्जाम करोगे, अगर प्रिंसिपल सप्लाई आपका क्या था? टैक्सेबल था, तो इसको भी क्या करोगे? टैक्सेबल करोगे। होप यू अंडरस्टूड दैट, दोनों का डिफरेंस। प्रिंसिपल को मिल रहा है, सप्लायर को मिल रहा है, तो टैक्सेबिलिटी डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल सप्लाई। रिसिपिएंट को मिल रहा है, तो रिसिपिएंट को अगर मिल रहा है तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा ना, वो तो सप्लाई ऑफ सर्विस ही नहीं है। वो थोड़ी ना बोल रहा मैं टॉलरेट करूंगा बिल्डिंग लेट बनाओ, वो तो नॉन टॉलरेंस के लिए। तो नॉन टॉलरेंस के लिए जब सप्लाई ही नहीं है, उसने कुछ सप्लाई नहीं किया उसको, लेकिन पैसा मिल रहा है एज अ फाइन, तो वो कंसिडरेशन ही नहीं हो। जो चीज कंसिडरेशन नहीं, सप्लाई नहीं, जीएसटी भी नहीं। देन सेकेंड, चेक डिसऑनर हो गया। मैं एक सप्लायर हूं, मैंने कहा कि भाई मुझे पेमेंट टाइम पे चाहिए। अब तुमने जो चेक दिया वो चेक हो गया डिसऑनर। तुमने मुझे चेक दिया, वो चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। तो जो चेक डिसऑनर हो गया उसके लिए मैंने तुमसे फाइन पेनल्टी चार्ज कर लिया। क्या ये एक कॉन्ट्रैक्ट है कि तुम मुझे क्या करोगे? ऐसा चेक दोगे जो डिसऑनर होगा और मैं टॉलरेट करूंगी और तुमसे बस फाइन पेनल्टी लूंगी। इज इट एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, ये तो कोई हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट था जिसके कारण तुम्हारा चेक डिसऑनर हो गया और मैं सिर्फ तुमसे फाइन चार्ज कर रही हूँ। तो ये कोई सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है।
सप्लायर ऐसी सर्विस सप्लाई करेगा क्या कि चलेगा भाई तो डिसऑनर वाला चेक दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो फाइन पेनल्टी लूंगा, मैं इस बात का कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, होता है क्या ऐसा? नहीं। तो दिस इज नॉट अ कंसिडरेशन, ये किसी तरह का कंसिडरेशन नहीं है एंड हेंस इट इज नॉट टैक्सेबल। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कि दे तू कैसा भी चेक दे, मैं तो फाइन ले लूंगा और मैं इस चीज को टॉलरेट करने के लिए रेडी हूँ। यू आर चार्जिंग इट, ये लेकिन किसी सप्लाई के रिस्पेक्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं है। देन वायलेशन ऑफ लॉ, आप लॉ का वायलेशन करते हैं और उसके कारण जब आप लॉ वायलेट करते हैं तो आपको पेनल्टी वगैरह पे करनी पड़ती है। तो क्या गवर्नमेंट ने आपसे ऐसा कोई एग्रीमेंट किया है? क्योंकि मैंने क्या बोला था, या तो आप टॉलरेट करोगे या रेफरेंस करोगे या कोई एक्ट करोगे और वो एक एग्रीमेंट में होना चाहिए। तो गवर्नमेंट तुमसे क्या एग्रीमेंट करके बैठी है कि चल तू क्या कर, एक काम लॉ को वायलेशन कर, हम फाइन पेनल्टी देंगे, और इसके बदले में क्या गवर्नमेंट या तुम उन्हें कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो? नो, ना तो यहाँ कोई सर्विस है, ना तो यहाँ पे कोई एग्रीमेंट है, तो यहाँ पे ये कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो यहाँ पे जीएसटी नहीं लगता। तो आर यू गेटिंग द रीजन? आइदर यू विल डू एन एक्ट, आइदर यू विल रेफरेंट टू डू एन एक्ट, और यू विल टॉलरेट एन एक्ट, और ये होना चाहिए किसी एग्रीमेंट से, और इस एग्रीमेंट से तुम्हें कंसिडरेशन मिलना चाहिए। पर यहाँ तो एग्रीमेंट ही नहीं है, यहाँ ऐसा कोई एग्रीमेंट होता नहीं है कि हम टॉलरेट करेंगे, जैसा भी चेक देना है वैसे दे, हम फाइन लेंगे। आर यू गेटिंग? ये किस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग तरह से। फिर आप सैलरी फॉरफिट करते हो एम्प्लॉय की। हमारा एम्प्लॉय है, हमने एम्प्लॉय को बोला था देख तेरे को 3 साल इस कंपनी में रहना पड़ेगा, फॉर 3 years यू हैव टू बी इन दिस कंपनी। अगर आप 3 साल से पहले इस कंपनी को छोड़ के जाते हो तो आपको हमें एक अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे समझो मेरा एम्प्लॉय 3 साल से पहले जा रहा है, अब मैंने कहा था जब तू जाएगा ना फिर 50,000 तेरे को हमें देना पड़ेगा, तो वो मुझे 50,000 दे रहा है, बट इज ही गेटिंग समथिंग इन रिटर्न? उसको कुछ भी मिल रहा है रिटर्न में? नो। तो क्या यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस कहीं से कहीं तक हुआ? नहीं हुआ, यहाँ कोई सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है। जस्ट बिकॉज वो अर्ली टर्मिनेशन पे है, इस रीजन से, क्योंकि वो सीरियस नहीं था अपनी जॉब को लेकर, 3 साल वो नहीं रुक पाया, वो जा रहा है, उसको पेनल्टी पे करनी पड़ रही है, उसको फाइन देना पड़ रहा है, उसको उसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। तो अगेन ऐसे केस में इट इज नॉट टैक्सेबल। जो एम्प्लॉयर अमाउंट रिकवर कर रहा है वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि वो कोई कंसिडरेशन नहीं है। एम्प्लॉय को उसके बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा, एम्प्लॉय इज गेटिंग नथिंग, उसे इसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे इट इज नॉट अ कंसिडरेशन फॉर सर्विस ऑफ एग्रीइंग टू टॉलरेट एन एक्ट। यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि हम टॉलरेट करेंगे तो जल्दी चले जाओ, वो सिर्फ जल्दी जा रहा है, उसके बदले में वो पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे भी ये कोई कंसिडरेशन टू टॉलरेट एन एक्ट नहीं है। डन। देन लेट फीस इंपॉर्टेंट, लेट फीस, लेट चार्जेस, लेट पेमेंट चार्जेस। मैंने कहा था मेरी फीस मुझे 3 days ऑफ डेमो के बाद मिल जानी चाहिए, अगर आप 3 days ऑफ डेमो के बाद नहीं देते हो तो 100 रुपीज पर डे एक्स्ट्रा लगेगा। अब 100 रुपीज पर डे एक्स्ट्रा लगना मतलब लेट फीस। एक चीज बताओ, ये जो लेट फीस आप मुझे दे रहे हैं ये प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो दे रहे हो ना? मैंने कहा था तुम्हें मुझे टाइम पे, मैंने 1 लाख का सामान तुमको सेल किया, मैंने कहा 1 लाख रुपीज 1 month में मिल जाने चाहिए, उसके बाद 1% इंटरेस्ट है। तो एम आई गेटिंग इट फॉर द प्रिंसिपल सप्लाई? यस, मुझे प्रिंसिपल सप्लाई के लिए तो ये पेमेंट मिल रहा है, मैं कुछ सप्लाई कर रही थी उसके लिए मुझे ये लेट फीस का इंटरेस्ट मिल रहा है, चार्जेस मिल रहे हैं। तो ये मेन कॉन्ट्रैक्ट कोई और था जिसके कारण मुझे कुछ और मिल रहा है। गेटिंग? तो बोलते हैं कि आप देखो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट टैक्सेबल था तो उसी रेट से ये जो एंसिलरी अमाउंट आपको रिसीव हुआ है इसे भी टैक्स करना, और अगर प्रिंसिपल टैक्सेबल नहीं है तो इसको भी मत करना। तो बोलते हैं ये तो नेचुरल बंडल है। नेचुरली भी बोलते हैं यार 1 महीने में पैसा दे देना, नहीं दोगे तो इतना इंटरेस्ट लगेगा। तो ये हम प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट असेस करेंगे, प्रिंसिपल सप्लाई को असेस करेंगे। अगर प्रिंसिपल सप्लाई टैक्सेबल तो ये भी उसी रेट पे टैक्सेबल होगा लेट फीस, और प्रिंसिपल सप्लाई टैक्सेबल नहीं है तो ये भी क्या नहीं होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। क्योंकि तुम्हें पता होगा कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स एंसिलरी एक्टिविटी, तो ये एंसिलरी एक्टिविटी ही तो है तुम्हारे कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की। ये हमने कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन में किया था कि इट इंक्लूड्स एंसिलरी एक्टिविटी ऑल्सो। देन इसके बाद आता है
Fixed charges for power. Now what is fixed charges for the power? फिक्स चार्जेस फॉर पावर मतलब भाई तुम बिजली यूज करो, इलेक्ट्रिसिटी यूज करो या नहीं करो, तुम्हारे यहाँ पे 500 रुपीज का बिल तो आना ही आना, चाहे जो कर लो। तो हम बोलते हैं चाहे मिनिमम चार्जेस हो दैट इज 500, या फिर हम जितना यूज करेंगे उसके हिसाब से वेरिएबल चार्जेस जो भी आएंगे। है तो मैम ये इलेक्ट्रिसिटी के ही, आप मिनिमम चार्ज बोलो इलेक्ट्रिसिटी का, आप फ्लक्चुएशन मतलब जितना यूज करोगे उसके हिसाब से वेरिएबल जितना भी फीस आएगी वो भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का। है तो मैम दोनों इलेक्ट्रिसिटी के ही। तो जब मैम दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी के, और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं लगता है, तो इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, चाहे वो मिनिमम हो या फिर क्या हो, फिक्स्ड हो। वेदर इट इज मिनिमम वेदर इट इज फिक्स है, तो ये दोनों क्या जीएसटी का ही पार्ट, और इस पे क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि जीएसटी एग्जेम्प्ट है तो दोनों इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट। अंडरस्टूड। लास्ट कैंसलेशन चार्ज, बिल्कुल लास्ट। मैं देखो बीइंग क्लासेस जो यूट्यूब पे मैं वर्ड टू वर्ड आपको रीड करके यहाँ नहीं समझा सकती। नॉर्मल क्लासेस जो हमारी होती हैं उसमें मैं वर्ड टू वर्ड रीडिंग करके समझा सकती हूँ, ऑल्दो क्रक्स पूरा यही है, एक्सप्लेनेशन पूरा यही है, पर हम क्लासेस में रीड कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैंने बहुत ज्यादा लंबा वीडियो भी डाला ना, तब भी पता है क्या होता है, अरे यार दूसरे फैकल्टी तो इतने कम टाइम में ये करवा रहा है, यू वुड नॉट सी द कंटेंट। पहला आजकल का सिनेरियो हम टाइम देखेंगे कि कौन सबसे कम टाइम में करवा सकते हैं। तो या तो तुम क्वालिटी देखो, क्योंकि मैं पूरी की पूरी एक एक चीज एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ डेप्थ में। आई एम नॉट सेइंग कि कोई और क्वालिटी नहीं दे रहा होगा, बिल्कुल दे रहे होंगे, बट मुझे दोनों चीजों को बैलेंस करना है, क्योंकि मुझे 15 जनवरी तक आपका पूरा सीए इंटर का जीएसटी अपलोड करना है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा कहीं कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना होगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज सिर्फ रीडिंग में है, कॉन्सेप्ट में नहीं। मैं रीड नहीं कर रही हूँ, बट एक एक चीज आपको यहाँ पे मिलती जाएगी कि मैम ने जो बोला था वो सब तो लिखा हुआ। ओके चलो, अब लास्ट आता है हमारा कैंसलेशन चार्ज। देखो आप टूर बुक करो, ट्रैवल बुक करो, एकोमोडेशन बुक करो, कई जगह पे आपको स्पेसिफिकली बोला जाता है कि आपको मिनिमम टाइम दिया है हमने, इसमें आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आपका टूर वगैरह कैंसिल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमको आप कैंसिल करो। तो वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज नेचुरली बंडल, कि आप चाहो तो कैंसिलेशन कर सकते हो। कैंसिलेशन का थोड़ा बहुत अमाउंट हम क्या करेंगे, आपका चार्ज करेंगे। तो जैसे ट्रेन की टिकट बुक करो आप कैंसिल कर सकते हो, आप क्या करो बस की टिकट बुक करो आप कैंसिल कर सकते हो। तो ऐसे टूर्स भी हैं जो आप कैंसिल कर सकते हो, होटल बुक करो कैंसिल कर सकते हो, बट वो मिनिमम अमाउंट फिर क्या करते हैं, कुछ अमाउंट आपसे चार्ज कर लेते हैं। तो ये तो हुआ नेचुरल बंडल, ये नेचुरल बंडल है, ये प्रिंसिपल नेचर ऑफ सप्लाई हुआ था, उसके कारण आपको ये क्या हुआ है, ये थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा आपको अलग से मिल गया है। तो ये जो भी प्रिंसिपल नेचर का सप्लाई जितने पे चार्ज होगा उतने पे ये भी क्या होगा, चार्ज होगा। तो यू हैव टू असेस द प्रिंसिपल सप्लाई ओवर हियर। मैम ये इतना सारा क्या लिखा है, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कितने तरह की सर्विसेज हो सकती है, जो मैं बोल रही हूँ ना, ट्रांसपोर्ट की सर्विस हो सकती है, होटल एकोमोडेशन की सर्विस हो सकती है। वो सर्विस में क्या क्या हो सकता है कि आपको बुकिंग करवाएंगे, काउंटर बुकिंग होगी, ऑनलाइन पोर्टल्स होगी, ये पूरी रामकथा लिखी हुई और कुछ नहीं। तो यहाँ बोलते हैं प्रिंसिपल नेचर को देखो, जो प्रिंसिपल नेचर ऑफ सप्लाई है उसके बेसिस पे ही ये चार्ज होगा। लेकिन मैम कई जगह ये तो बात ठीक है कि आप क्या कर रहे हो, अगर सामने वाले ने कैंसिलेशन किया तो आप क्या बोल रहे हो कि ये एक, हम आपको रिफंड थोड़ा बहुत ही करेंगे, मतलब डिडक्ट करके रिफंड करेंगे, जितना हमने रिटेन किया वो रिटेन पोर्शन प्रिंसिपल सप्लाई का ही रिटेन पोर्शन माना जाएगा, और प्रिंसिपल सप्लाई जितने पे टैक्सेबल होता है उतने पे इसको टैक्सेबल करेंगे। डन। अब यहाँ पे हमने पहले एक चीज और डिस्कस की थी कि मैम आपने ऐसा भी कुछ समझाया था कि अगर ट्रेन की टिकट बुक हुई, फ्लाइट की टिकट बुक हुई, लेकिन सामने वाला नहीं आया, इवेंट उसने करवाया लेकिन सामने वाला नहीं आया, तो हम उसको कुछ पैसा नहीं देंगे। तो इसमें और उसमें फर्क क्या है, यहाँ पे आपने खुद ने ऑप्शन दिया, वहां पे सामने वाला ये चॉइस भी नहीं लिया कि मैं ये क्या होगी, कैंसिलेबल टिकट होगी, उसने कोई चॉइस नहीं लिया। आप देखना जब बस टिकट बुक करते हो आप, तो आपको चॉइस मिलता है कि ये कैंसिलेशन वाली करनी है क्या, आपने कैंसिलेशन भी नहीं किया। अब अगर आप उस ट्रेन पे नहीं चढ़ रहे, आप बस पे नहीं जा रहे, फ्लाइट में नहीं जा रहे, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।
बट वो कुछ भी नहीं देने के लिए मिला है सप्लायर को। लेकिन यहाँ पे तो सप्लायर खुद एक ऑप्शन दे रहा है कैंसिल करना है तो कर लेना, तो वो प्रिंसिपल सप्लाई जो है उसके रेट पे टैक्सेबल होगा। और जो हमने किया था कि अगर सामने वाला बायर नहीं आया तो बिकॉज बायर सीरियस नहीं था, वो नहीं आया, बायर सीरियस नहीं था, वो नहीं आया, तो उसके कारण क्या हुआ है, वो रिसीव हुआ है। दोनों के बीच का डिफरेंस समझ पाए। So these are all the clarifications with respect to your supply chapter, or now I can say properly, yes, we have completed the supply का provision properly। जिसको अगर कोई डाउट हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, डाउट आप पूछ सकते हो, बट एकदम से एक्सपेक्ट मत करना कि प्रॉम्प्ट रिप्लाई आएगा। हो सकता है 2 घंटे 4 घंटे, बट जैसे भी मैं देखूंगी आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, और माई रिक्वेस्ट, प्लीज शेयर द वीडियोज एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि बीइंग अ न्यू फैकल्टी आई रियली नीड योर सपोर्ट। आप सपोर्ट करोगे तो ऑब्वियसली अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट अच्छा है, मैम एक्चुअल में एनालिसिस दे रही है, सब कुछ करवा रही है, और ये तो यूट्यूब क्लासेस है। देखो कहीं ना कहीं यूट्यूब में मुझे टाइम फैक्टर वगैरह बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। यही रेगुलर क्लासेस है तो रेगुलर में थोड़ा सा और हम लोग लिख लिख के करते हैं, रीडिंग करके करते हैं, लर्निंग भी करते हैं उसमें, वहीं पे लर्न भी होता है, राइटिंग सेशन भी होता है। तो थोड़ा डिफरेंस तो आएगा यूट्यूब की क्लासेस और नॉर्मल क्लासेस में। तो बट स्टिल इफ यू फील कि यस वर्थ इट है, फ्री क्लासेस है लेकिन वर्थ है, तो काइंडली शेयर इट और सब्सक्राइब तो कर ही लो यार, अभी तो जरूरत है ही है। ठीक है, चलो ओके बाय एंड होप सो इट इज गुड। अच्छा है तो कमेंट जरूर करें। बाय बाय।